पाठ 1। मन के भोले भाले बादल। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नाले में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। पाठ 2। एक सपना। बगदाद में एक आदमी रहता था। वह कभी बहुत अमीर हुआ करता था, पर एक समय ऐसा आया कि वह कंगाल हो गया। वह जी तोड़ मेहनत करता, पर उसे पेट भर खाने लायक कमाई नहीं मिल पाती थी। वह तंगहाली और उदासी से भर गया। एक रात उसे एक सपना आया। सपने में एक आदमी दिखा। उस आदमी ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत कायरो, मिस्र की राजधानी में खुलेगी, वहां जाओ। वह सुबह उठा और सीधे कायरो की तरफ निकल पड़ा। जब वह कायरो पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी। वह वहीं एक सराय में सो गया। उसी सराय से लगा हुआ एक घर था। उस रात चोरों की एक मंडली सराय के सहारे उस घर में उतर गई। घर के लोग चोरों की आहट से जाग गए। चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर वली अपने पंथियों की मदद करने आ पहुंचे, पर वली के पहुंचने से पहले ही चोर घर से भाग चुके थे। वली ने देखा कि सराय में एक आदमी सोया पड़ा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। इसके बाद उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। 3 दिन बाद इस आदमी को वली के सामने पेश किया गया। वली ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस काम से और कहां से आए हो? आदमी ने वली को अपनी कहानी सुना दी। जनाब, एक रात एक अजनबी ने सपने में आकर मुझसे कहा कि तुम कायरो जाओ, तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। और जनाब, यहाँ आकर मेरी किस्मत तो ना चमकी, हाँ, मेरी अच्छी खासी मरम्मत जरूर हो गई। उसकी बात सुनकर वली हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वली बोला, तुम सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ हो। मुझे 3 बार एक आदमी ने सपने में इसी तरह के झांसे दिए थे। कहता था कि बगदाद में फला जिले में फला जगह पर फला किस्म का एक घर है। उस घर के अहाते में एक बगीचा है। उस बगीचे में फव्वारा है। बस उसी फव्वारे के नीचे खजाना गड़ा है। इतना कहकर वह मुझसे कहता था कि जाओ बगदाद और खजाना ले आओ। मैं अगर उसकी बात मान लेता तो भी बगदाद की खाक छानता फिर रहा होता, तुम्हारी तरह। अब यह सब सुन उस आदमी की आंखें चमक उठी। वली ने अभी अभी जिस घर का जिक्र किया था, वह तो उसका अपना घर था। वह सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही बारे की नीचे बारिश हुई। थोड़ी ही देर में उसे वहां अपार खजाना मिला। वह आदमी बड़ी देर तक इस आश्चर्यजनक संयोग के बारे में सोचता रहा। पाठ 3। शहद के छत्ते। गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के 7 छत्ते लगे थे। आते जाते राहगीर भिन भिनाती मक्खियों के डर से तेजी से वहां से गुजरते। आसपास रहने वाले गांव वाले नजर लगाए रखते कि कब शहद टपकेगा, कब तुड़ाई होगी।
बच्चे रोज पत्तों के दोने बनाकर रखते। कौन जाने कब शहद टपकने लगे, किस दिन शहद तुड़ाई हो जाए। रोज दोने बनाते, रोज दोने मुरझा जाते। होठों पर जीभ फेरकर मन ही मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते। उस दिन गांव में हलचल मची थी। आज रात शहद थोड़ी जानी थी। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे थे। कहीं रस्सी से झूले बना रहे थे, कोई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़े लपेटकर धुर्रा बना रहे थे। तेल की कुप्पी में तेल भर दिया है। टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं। मुंह बंद करके डाट बना रहे हैं। काम वाले कामों में लगे हैं और बाकी बतियाने में। पुराने किस्से कहानी हो रहे हैं। एक बार क्या हुआ, कैसी विकट समस्या आ गई थी, कैसे सुलझाई गई, शूरवीरों की बढ़ाई बखानी जा रही थी। कहने वाले कहने में मग्न थे, सुनने वाले सुनने में मग्न थे। रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। इंतजार करते करते बच्चे सो गए। शहद तोड़ने वालों की टोली निकली। पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े, डालों में झूले बांधे और दुर्रा लेकर कुछ लोग छत्तों की तरफ बढ़े। हमला हुआ। थोड़ी देर भगदड़ मची। गमछे ओढ़कर जो जहां था वहीं दुबक कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चटपटी आवाज के साथ छत्तों से शहद टपकने लगा। पीपों के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे थे। कोई उंगली चाट रहे थे, कोई हाथ। जिनको मक्खियों ने काट खाया था वो खुजला भी रहे थे। एक दो थोड़े सूझ फूल भी गए, पर सब मौज में थे। सवेरे गांव में शहद बंटवारे की पंचायत जुटी। बच्चों ने चखकर शहद रोटी खाई। किसी किसी ने शहद पराठों का मजा लिया और शीशियों में शहद भर भर कर लोग घर ले गए। मोम कुछ नहीं इकट्ठा किया। आज का दिन त्योहार की तरह लग रहा था। पाठ 4। बूंद बूंद से घट भरता है। एक बार की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान थे। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में भी काफी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर जाते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर रोहन के पिता का झगड़ा होता रहता था। एक दिन रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने से मना कर दिया और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। रोहन घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविजन देख रहे थे। टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज्ञापन आ रहा था, जिसमें वे देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। तभी
अगले दिन फिर से उस व्यक्ति ने रोहन का साथ दिया। उन दोनों को यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग और आकर उनका साथ देने लगे, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी ज्यादा जल्दी होने लगी। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब रोहन सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा, तब उसके पिता ने उससे कहा, रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सारे लोगों ने रोहन का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए। रोहन को मोहल्ले के सभी लोगों को उसका साथ देते देख बहुत खुशी हुई। उस समय रोहन की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया। फिर सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे। पार्ट 5, सर्दी गर्मी का गोदाम। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूं। सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। बड़े कड़ाके की सर्दी में जब आएगा चिल्ला जाड़ा, खोलूंगा गोदाम तभी मैं, बज जाएगा युद्ध नगाड़ा। सब सिसकेंगे सूट बूट में, टूटी फूटी होगी भाषा, मलमल के कुर्ते में सजकर बन जाऊंगा एक तमाशा। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी सर्दी भर लूं। गर्मी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। गर्म हवा जब गुस्से में भर लगे मारने असह तमाचा, तब अपना गोदाम खोलकर मैं दिखलाऊं अचरज खासा। कानों में मफलर लपेटकर, हाथों में पहने दस्ताने, मौसम की गर्मी से लड़ने मैं जाऊंगा लंबी ताने। सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी, मगर ज्यादा बहुत बुरी है, और ज्यादती सहन न होती, हवा जिंदगी तेज छुरी है। पढ़ने के लिए जब कभी मैं यह मुहावरा पढ़ती तो सोचती कि धोबी के पास ज्यादातर गधे या खच्चर जैसा जानवर ही होता है, और उसके पास ये कुत्ता कहाँ से आया, और आया भी ऐसे कि वो ना घर का रहा ना घाट का। सोचते सोचते मैंने यह कहानी लिखी। आप पढ़कर बताना क्या ऐसा ही हुआ होगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक धोबी था। धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। वह रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लाद कर धोबी घाट ले जाता। दिन भर कपड़े धोता और शाम को गधे के साथ वापस घर लौटता। कुत्ता दिन भर घर पर रहकर मटर गश्ती करता। एक दिन गधे ने कहा, मैं रोज काम करते करते थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। हरी घास पर दौड़ना, खेलना और दूसरे गधों के साथ घूमना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा। कुत्ते ने सोचा और कहा, मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूंगा, तुम घूम आओ। अगले दिन जब धोबी गधे को लेने आया तो गधे की जगह कुत्ता दुम हिलाता हुआ मिला। कुत्ते ने धोबी से कहा, गधा अपने रिश्तेदारों से मिलने गया है, उसकी जगह मैं कपड़े लेकर धोबी घाट जाऊंगा। धोबी को कुत्ते को देखकर हंसा और कपड़े की गठरी की रस्सी से कसकर कुत्ते पर बांध दिया। कुत्ते को तो कमर सीधी करना भी मुश्किल हो गया। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उसने कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से धोबी की डांट पड़ी। जैसे तैसे कुत्ता चलने लगा। राह चलता हर कोई धोबी और कुत्ते को देखता कि यहाँ हो क्या रहा है। कुत्ते के दोस्त भी भौ 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 करके हंसते कि अच्छे फंसे बच्चों। जैसे तैसे घिसट घिसट कर कुत्ता धोबी घाट पहुंचा।
धोबी ने देर से पहुंचने पर नाराज होते हुए गठरी उतारी। कुत्ता वहीं लुढ़क गया। उसको दिन का खाना तक नसीब न हुआ। बीच में घर जाने की जो हिम्मत थी वो धुले कपड़े की गठरी पर ले जाने में खर्च हो गई। घर जाकर कुत्ता ऐसा गिरा कि सुबह तक उठ ना सका। सुबह धोती ही उसे गठरी लेकर जगाने आया। अब कुत्ते को लगा कि जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। कुत्ता गठरी लाद कर चल पड़ा। धोबी और कुत्ते का यह जुलूस देखने आज भी दर्शकगण मौजूद हैं। रोज धोबी घाट पहुंचते पहुंचते कुत्ते की हिम्मत जवाब दे जाती। सड़क पर कुत्ता कम और 4 टांगों वाली गठरी चलते हुए ज्यादा नजर आती। कुत्ते को लगा कि गधे की जिंदगी जीना आसान नहीं है। एक हफ्ते तक कुत्ता गधे के जूते पहने रहा। 8वें दिन सुबह जब कुत्ता उठा तो उसने गधे को वहां पाया। गधा मोटा ताजा और तंदुरुस्त लग रहा था। उसकी खाल और भी चमकदार हो गई थी। गधे को देख कुत्ते की जान में जान आई। तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो मेरे दोस्त, गधे ने कहा। कुत्ते ने आप बीती सुनाई और कहा कि सिर्फ गधा ही धोबी का काम ढंग से कर सकता है। मैं तो घर पर ही ठीक हूँ। जब धोबी कुत्ते को ले अब लोग मुझे तुम्हारे साथ देखना पसंद करने लगे हैं और मुझे पहले से ज्यादा काम मिलने लगा है। अब तुम रोज मेरे साथ धोबी घाट चलोगे। कुत्ते ने सोचा, बाप रे बाप, मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। पार्ट 6। नटखट गधा। एक था गधा, धोबी का गधा। जब काम नहीं होता तो वह दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता। जब उसका मन करता चीपो चीपो करने लगता, बिना कारण ही दुलती झाड़ देता। ऐसी ही तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया था। एक दिन नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। घेर लिया। अब कहाँ चरेंगे गधे हमारे। नटखट ने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बिरादरी के सब लोगों से पूछा, सर्कस क्या होता है? किसी को नहीं मालूम था। अंत में वह अपनी बिरादरी में सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले बूढ़े गधे के पास गया। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, पता नहीं बेटा, आज के जमाने में रोज नई नई चीजें निकलती हैं, कहाँ तक जानकारी रखे। नटखट लगा चीपो चीपो करने। गधे देश दुनिया की कोई खबर नहीं रखते, बस अपने में खोए रहते हैं। इतना भी नहीं मालूम कि सर्कस क्या होता है, पर मैं जरूर पता लगाऊंगा। अगले दिन नटखट जा पहुंचा सर्कस के पिछवाई। हाथ पैर भी कुछ कर दिखाने के लिए फड़फड़ाने लगे। वह धीरे से तंबू के अंदर आ गया। नटखट ने एक पल सोचा और फिर दौड़कर स्टेज पर खड़का। जोकर नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़
जोर से धुलती झाड़ देता। हर धुलती पर दर्शकों में हंसी का फव्वारा छूट पड़ता। नटखट और धोबी की जान में जान तब आई जब उसने नटखट को पकड़ दिया। धोबी नटखट को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा, लेकिन नटखट का वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी सर्कस का मैनेजर स्टेज पर आ पहुंचा। मैनेजर को देखकर धोबी की खिड़की बंद गई। वह सोचने लगा, इस गधे की वजह से अब मुझे भी मार पड़ेगी। मैनेजर ने पूछा, क्यों जी, गधा बेचोगे? यह सुनकर धोबी अचकाया और गधा मन ही मन मुस्काया। धोबी बोला, फिर मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा हुजूर? देखो, तुम्हारा यह नटखट गधा सर्कस का अच्छा कलाकार बन सकता है। मैनेजर बोला, ये लो 10,000 रुपये, तुम एक की जगह 2 गधे खरीद लेना। इतने रुपये देखकर धोबी फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया। अब नटखट सर्कस के हर शो में अपनी करतब दिखाता है। डंडे तो उसे अभी भी खाने पड़ते हैं, पर नटखट को खुशी इस बात की है कि वह मैं कुछ सुझाव लिख रहा हूँ। आशा है कि तुम उनको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करोगे। अनुशासन जीवन का मुख्य आधार है। यह उस सदाचार की नींव है जो जीवन का मुकुट और गौरव है। यह बड़प्पन और गौरव की सोने की कुंजी है। यह जीवन की वह प्राणवायु है जिसके बिना ना तो मानव और ना समाज ही कभी जीवित रह सकता है। बिना अनुशासन के जीवन वैसे ही है जैसे पतवार के बिना जहाज। यह हमारे उन भावों पर अंकुश रखता है जो हमारे विनाश में निमित्त हो सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही हम इसका शिक्षण सुचारू ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है, पर विद्यालय में इसका महत्व सर्वोपरि है। विद्यालय में प्रत्येक छात्र को अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन में उन्नति का प्रतीक है। अनुशासन के अभाव में हमारा समाज मिट्टी के घरौंदों के सामने गिर पड़ेगा। कक्षा में, क्रीड़ा क्षेत्र में और अन्यत्र भी अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन प्रिय विद्यार्थी ही अच्छा सैनिक बनकर देश का प्रहरी बन सकता है। गांधी जी ने अनुशासन को जीवन में सुचारू रूप में ढाला था। इसी कारण उन्हें विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। स्वतंत्र भारत में तो विद्यार्थी को अधिकाधिक अनुशासन प्रिय होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा देश चतुरपुर की उन्नति कर सकता है और उसकी सुरक्षा स्थायी हो सकती है। अनुशासन का पालन करना आरंभ में कुछ अखरता अवश्य है, पर इसका फल मधुर होता है। अनुशासन प्रिय छात्र ही अपने देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं। आशा है तुम इस पत्र को पढ़ने के बाद दुर्विनीतता और उद्दंडता को छोड़कर अनुशासन प्रिय बनोगे। ऐसा करने पर ही
तुम अच्छे नागरिक बनकर देश सेवा कर सकोगे। तुम्हारा शुभेच्छु कुंदनलाल। पार्ट 8, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल का मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता है नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नाकर खाते में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेता कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। पार्ट 9, एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे।
या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि अप्पा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड बनता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करती। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई जरूरत नहीं है उद्यम मचाने की, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोई रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुस्लखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की कद देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए, चू चू चाप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, रजिया जरा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते थे कि कंटी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खान सामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी, जैसे हम हर रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो,
दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में घूम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। मना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर बैठकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे में से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकाती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। आपा, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करें, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल उसी तरह वे आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म सुनाया करती थी। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। पाठ 10। लड़ना है महंगाई से, लड़ना है महंगाई से, महंगी हुई पढ़ाई से। महंगी कॉपी कलम किताब, कैसे हम हल करें हिसाब। कीमत आसमान यूं छूती हो जाता है। भीना अटते हैं, बढ़ती फरमाइशें हमारी, थकते नहीं मांग रटते हैं। क्या पूछे परछाई से, बढ़ती बड़ी ठिठाई से। यदि जरूरतें हम कम कर दें, घर वालों में हिम्मत भर दें। क्या खरीदना बहुत जरूरी, खुद सवाल कर खुद उत्तर दें। जुड़ जुड़ पाई पाई उल्लास से भरा रहता है। रात में हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारे मन में नई उमंग और शरीर में नई स्फूर्ति होती है। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। आओ, अब हम उन बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिनको ध्यान में रखने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है सफाई। दिन भर काम करने और इधर उधर आने जाने से हमारे शरीर और वस्त्रों पर धूल और मैल जमा हो जाता है। शरीर पर पसीना सूख जाने से हमारी रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे पसीना खुलकर बाहर नहीं निकलता। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। इसके पश्चात तौलिए से रगड़कर शरीर पोंछना चाहिए। वस्त्रों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। गंदे कपड़ों पर बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। प्रतिदिन धुले साफ कपड़े पहनने से हम बीमारी से बच सकते हैं। हमें दूसरों का
तौलिया कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु पलते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना और खिड़कियों तथा दरवाजों को साफ रखना चाहिए। साफ रखना आवश्यक है। हमें घर के बाहर गली तथा नालियों की सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि उनसे शुद्ध हवा आ सके। रात्रि में भी खिड़कियां खोलकर सोना चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी भी आवश्यक है। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी के दिनों में पानी उबालकर पीना लाभदायक होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन आवश्यक है। कुछ भी खा लेने से शरीर को भरपूर शक्ति नहीं मिलती। अच्छे भोजन में रोटी, दाल, चावल के अतिरिक्त हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। टमाटर, मूली, गाजर और पालक जैसी सब्जियां भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। जो लोग शाकाहारी हैं, उन्हें दूध, दही और दालें अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती है। हमें प्रातः काल सैर करने जाना चाहिए। खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। तैराकी भी अच्छा व्यायाम है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी बहुत आवश्यक है। चिंता और क्रोध का मन पर ही नहीं, शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव हमें सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। पाठ 12, बगीचे का घोंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंगे ने अपनी सारी जिंदगी उसी बगीचे में बिताई थी। जितने धीमे धीमे वह चलता था, उसे बगीचे के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने की वजह से घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंगे को लगता, इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंगा रोज उस छेद को देखता। उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, अगर तुमने ज्यादा बदमाशी की तो मैं तुम्हें इस छेद से बाहर की दुनिया में ढकेल दूंगी। घोंगा कुछ दिन और सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंगा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया, शायद हमेशा के लिए। घोंगा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंगा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, उसके सामने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। उसी समय खटखट की आवाज आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार जगह है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंगे को लगा यह जरूर कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और दुनिया के नजारे देखने लगा। घोंगे ने अपनी जिंदगी में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पांवों से तेजी से इधर उधर आ जा रहे थे।
उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गई है। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता जोर से उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था, मेरे जैसे। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सिर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। वहां एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुली, फिर थोड़ी और भी चौड़ी हो गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत जगह है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। पार्ट 13, गीत का कमाल। एक गांव में एक औरत रहती थी जो कभी गाती नहीं थी। गांव की सारी औरतें चक्की चलाते हुए या कुएं पर जाते हुए गाती रहती थी, पर वह चुप रहती। गाना तो वह भी चाहती थी, पर उसे कोई गीत आता ही नहीं था। एक दिन इस औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा, सखी, तुम सारा समय गाती कैसे रहती हो? तुमने इतने सारे गीत कहाँ से सीखे? अरे अरे, उसकी पड़ोसन ने मजाक में कहा, यह तो बहुत आसान है। गाने तो बाजार में बिकते हैं, बने बनाए। मैं तो जब तक लेती रहती हूँ, तुम भी जाकर खरीद लाओ। यह सुनकर औरत बड़ी खुश हुई। जब उसका पति घर लौटा तो उसने कहा, जल्दी करो, बाजार जाकर मेरे लिए कुछ गीत खरीद लाओ। मैंने तो वहां गीत बिकते नहीं देखे। उसके पति ने आश्चर्य से कहा, पर मैं जाकर देखता हूँ, मुझे 5 रुपये दो, मैं एक बेहतरीन गाना लेकर आता हूँ। वह पैदल पैदल बाजार चला और सबसे पहली दुकान पर जा पहुंचा। वहां अनाज बिकता था। उसने दुकानदार की तरफ पैसे बढ़ाए और कहा, एक बढ़िया सा गीत देना भाई। दुकान कपड़े वाले का भी यही हाल था। जोहारी के पास देख लो, उसने सुझाया। और इस तरह वह बेचारा सारी दोपहर एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा, पर एक भी गीत नहीं खरीद सका। आखिरकार वह दुखी मन से घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बिल खोदता चूहा दिखा। इससे उसके मन में एक विचार आया, मैं खुद ही एक गीत बना लेता हूँ जिसमें यह चूहा होगा। उसने सोचा और हो गया शुरू। खोदे खरड़ खरड़। अपनी इस जुगत से खुश होकर वह गाता हुआ चल पड़ा। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़। खोदे खरड़ खरड़, सरगे सरर सरर। इतने में उसक एक खरगोश दिखा जो झाड़ी के पीछे से झांक रहा था, और वह बोल उठा, देखे टगर मगर। अब उसका गीत लगभग बन ही गया था। जब उसने कुछ हिरणों को उलाचे भरते देखा तो उसके मुंह से निकला, कूदे डगर डगर। लो, गीत पूरा हो गया था। वह खुशी खुशी गाते हुए घर चल दिया। खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर। घर लौटकर उसने गीत अपनी पत्नी को सुनाया और बोला, बाजार का सबसे महंगा गीत है यह। वह बड़ी खुश हुई और उसने तुरंत गाना शुरू कर दिया। उसका पति तो सो गया, पर वह गाती रही। वह इतनी खुश थी कि ना उससे कोई काम होता, ना ही नींद आती।
अंत में आधी रात के आसपास उसने चक्की पीसना शुरू किया। साथ ही साथ वह गीत भी गाती जाती। उसी समय 4 चोर चुपके चुपके उस घर की दीवार में सेंध लगा रहे थे। उन्होंने उसे गीत गाते सुना, खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। वे ठिठक गए। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि सब ठीक है, तो वे सेंध में से सरकते हुए अंदर घुसने लगे। तभी उस औरत ने गाया, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। चोर हड़बड़ा गए। औरत को कैसे मालूम कि हम अंदर घुस रहे हैं? घबराकर वे इधर उधर देखने लगे। दूसरी तरफ औरत गाने में मग्न थी। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। बाप रे, उसने जरूर देख लिया है। चोरों ने सोचा, अब भागने में ही भलाई है। इधर वे दीवार कूदकर भाग रहे थे और उधर उस औरत ने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। यह सुनकर तो चोर बेतहाशा भागे। उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी इस घर में चोरी नहीं करेंगे। औरत को तो पता भी नहीं चला कि उसके गाने ने क्या कमाल कर दिखाया। वह तो अनाज ही पीसती रही। जब उसका पति जागा तो सुबह की रोशनी में उसने दीवार में बना छेद देखा। फिर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने पूरे घर में ध्यान से देखा, कुछ भी गायब नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कल रात तुम क्या कर रही थी? लगता है हमारे यहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। ओह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, पत्नी ने कहा। मैं तो रात भर उस गीत का रियाज करती रही जो तुम लाए हो। वाह, पति ने गर्व से कहा। लगता है यह वाकई कमाल का गीत है। उसने चोरों को भगा दिया। औरत मुस्कुरा दी। उसने कहा, कितनी बढ़िया बात है, तुम सचमुच मेरे लिए सबसे अच्छा गीत लाए हो। दोनों ने चाय बनाकर पी और पूरे गांव को बताने चल दिए कि सही वक्त पर सही गीत गाने से कैसा कमाल हो सकता है। हंसी मजाक। बाहर में एक नई अमेरिकी मोटरसाइकिल आई थी जो स्टार्ट होते ही 5 मिनट में 100 की स्पीड पकड़ लेती थी। तो वह बहुत महंगी पर नौजवानों में फिर भी बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई थी। नाम था उसका भूतनी। दूसरों की देखा देखी शर्मा जी के बेटे ने भी पापा से जिद करके एक लाल रंग की भूतनी खरीदी। एक दिन शर्मा जी के मन में आया कि भूतनी की सवारी की जाए। जब बेटा चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। शर्मा जी बड़े मजे से हवा खाते जा रहे थे, लेकिन गाड़ी की स्पीड अंधाधुंध बढ़ती जा रही थी। तभी शर्मा जी को सड़क पर अपने दोस्त मियाँ जी दिखे, जो अपने पुराने स्कूटर पर थे और उसी दिशा में जा रहे थे जिसमें शर्मा ही जा रहे थे। शर्मा जी अपनी गाड़ी को मियाँ जी की गाड़ी के पास लाए और बोले, भूतनी चलाई है कभी? मियाँ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों आगे पीछे हो गए। थोड़ी देर बाद शर्मा जी फिर मियाँ जी के बगल में आए और बोले, भूतनी चलाई है कभी? मियाँ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोनों ट्रैफिक में आगे पीछे हो गए। कुछ देर बाद फिर शर्मा जी मियाँ जी के बगल में आए और बोले, भूतनी चलाई है कभी? मियाँ जी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही दूर आगे चले होंगे कि मियाँ जी ने देखा कि शर्मा जी सड़क पर चित पड़े हैं और उनकी मोटरसाइकिल पास ही लुढ़की पड़ी है। मियाँ जी ने स्कूटर रोका और चढ़ाते हुए शर्मा जी से कहा, भूतनी चलाई है कभी? दर्द से बिलबिलाते हुए शर्मा जी चिढ़कर बोले, नहीं चलाई है कभी, इसलिए तो पूछ रहा था इस कमबख्त के ब्रेक कहाँ है। पार्ट 14। दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो, दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो, माधव लाठी माधव सांप, सारे घर में शोर मचा कोहराम मचा, कुछ मिचते मिचते आंखें मीचे माधव दौड़ा, सांप भी दौड़ा, सांप इधर सुर्रा का लपका, माधव खुद के वो जो टपका, माधव
तथा लाठी के पीछे, सांप वही माधव के नीचे। मैं चिल्लाया, माधव मारो, लाठी मारो। माधव ने मुड़ के पूछा, सांप या लाठी? लाठी मारो। मैं चिल्लाया। सांप उठा के मार दी लाठी माधव ने। हे राम कह के ठग से लाठी टूट गई और हाथ रह गया सांप। मिट्टी के माधव ने देखा। पाठ 15। थप रोटी थप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले। ताली बजाकर, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वो उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं या मीठा है या खट्टा? सरला, क्या देखेगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती है। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में
एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं, मुन्नी आदि ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से में उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुककर सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊ सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है चीखे पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वाह, मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊ 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 म्याऊ। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, न रोटी न दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई उसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हो। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो 100 के टांग सपार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है। पाठ 16। गिल्लू सियार का लालच। मल्लू और गल्लू सियार भाई भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला था। वह बड़ा ही नेक दिल और दयावान था। दूसरी ओर गल्लू एक नंबर का धूर्त और चालबाज सियार था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था। एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चादर मिली। जाड़े के दिन नजदीक थे,
इसलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया। उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। अगले दिन गल्लू सियार मल्लू के घर गया। ठंड की वजह से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाजा बंद कर लिया। गल्लू को अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया। भाई के घर से आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर गया। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। उसने पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं यह जादुई तो नहीं जिसको ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता है। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और एकाएक बंद भी कर लिया, मानो दरवाजे पर कोई हो ही नहीं। अब उसका शक यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। वह नहाकर जल्दी से जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के पास पहुंचना चाहता था। अतः लंबे डग भरता हुआ उसके घर जा पहुंचा। उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री का पद दूंगा। भाई गल्लू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं। यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे तो भी मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तब तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देखकर पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही हार जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मल्लू सियार सिहर उठा और उसने मन ही मन गल्लू की चाल को असफल बनाने की एक योजना बना डाली। रात के समय जब सब सो रहे थे तो मल्लू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गल्लू के मकान में घुस गया। उसने देखा कि गल्लू की चादर उसके पास रखी हुई है। उसने बड़े ही सावधानी से उसको उठाया और उसके स्थान पर एक अन्य चादर रख दी जो कि बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद वह अपने घर आ गया। सुबह उठकर नहा धोकर गल्लू सियार शेर को मारने के लिए चादर ओढ़कर प्रसन्नता पूर्वक उसकी मांद की ओर चल पड़ा। आज उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर वह अपने को भावी राजा समझ रहा था। मांद में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी सो रहा था। गल्लू ने गर्व से उसको एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने लगा। शेर चौंककर उठ गया। वह भूखा तो था ही, ऊपर से गल्लू ने उसको क्रोध भी दिलाया था, तो उसने एक ही बार में गल्लू का काम तमाम कर दिया। मल्लू सियार को जब अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तो उसको बड़ा दुख हुआ, पर उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता को बचाने का कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और उसने उस जादुई चादर को जला डाला ताकि वह किसी और के हाथ में ना पड़ जाए। मल्लू ने अपने भाई की जान देखकर अपने राजा के प्राण बचाए थे और जंगल की स्वतंत्रता भी। पाठ 17 अच्छी सीख। सरिता से सीखो बहना, तुम अपना मार्ग बनाना, और हवा से सीखो नभ में ऊपर
उठकर छा जाना। बादल से सीखो औरों की जग में प्यास बुझाना, और इस सूर्य से सीखो तप कर धरती रोशन कर जाना। मछली से सीखो उल्टी धरा में लड़कर बह जाना, मोती से सीखो तुम गहरे अंधकार में पल जाना। किसी दुखित प्राणी पर कोमल माखन जैसे गल जाना। कैसी भी दुर्दिन आए तुम पानी जैसे ढल जाना, अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना। अत्याचार अनीति जहां हो पर्वत जैसे डट जाना, औरों के हित पेड़ों जैसे मीठे मीठे फल दे। मर कर भी तुम कीर्ति गगन पर अपनी लाली मल जाना। घनश्याम कुमार देवांश। पाठ 18। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उससे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी, और प्रत्येक पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे में चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसको फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। उसमें क्या लिखा है। स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी और वह बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह सोचा था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले पर को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा?
कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विषय भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अलग प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल गया। कुम्मी अपने घर की ओर चल गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहां एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। आजक असीमा। पाठ 19, अपना अपना नजरिया। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देख वह उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वह संत से पूछने लगा, महात्मन, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह की कोई विषय जानकारी नहीं है। यह सुनकर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहां के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहां तो एक से कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ तथा इस ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है। इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो वहां रहने वाले लोग कैसे हैं? उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जहां से मैं आया हूँ वहां सभी सभ्य, सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहां से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ और यहाँ की आबो हवा भी मुझे भा गई है, इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने उससे कहा, बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या? आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कुराकर महात्मा बोले, वत्स, आमतौर पर
हम अपने आसपास की चीजों को जैसा देखते हैं वैसा वे होती नहीं है। इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीजों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। अतः यह सब देखने के नजरिए पर निर्भर करता है।